अपराधी बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन किसी आपराधिक संगठन को चलाना बहुत मुश्किल है। आपने और मैंने माफिया, याकूजा, ड्रग कार्टेल के बारे में सुना है। ऐसे संगठन जो अपना गैरकानूनी काम बड़े पैमाने पर करते हैं। उनमें से कुछ ने वॉल स्ट्रीट से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, और इस वीडियो में मैं उन पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। इस दुनिया में अब तक देखे गए 10 सबसे अमीर आपराधिक संगठन कौन से हैं? नंबर 10, मेडेलिन कार्टेल। यदि मेडेलिन कार्टेल आज भी अस्तित्व में होता तो यह निश्चित रूप से लिस्ट में सबसे ऊपर होता, क्योंकि अपने टाइम में यह ड्रग डीलिंग संगठन आसानी से कोलंबिया और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सबसे शक्तिशाली और सबसे जाना माना ड्रग कार्टेल था। यह इतना खतरनाक था कि अमेरिका इसे अर्ध आतंकवादी संगठन मानता था, और अनजान लोगों के लिए मेडेलिन कार्टेल की स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि पाब्लो एस्कोबार ने की थी। पाब्लो नाम आते ही बेशुमार दौलत और संपत्ति की बात आती है, और जब मैं यह कहता हूं तो मुझ पर विश्वास करो, कहानियों में कल्पना से अधिक सच्चाई है। एस्कोबार ने 20 साल की उम्र में कोलंबिया के मेडेलिन शहर में कार्टेल बनाया था। आधिकारिक रिकॉर्ड कहते हैं कि संगठन ने सालाना 20 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की, और ज्यादातर धन गैरकानूनी कोकीन व्यापार, तस्करी, राजनीतिक हिंसा और ठगी और आपराधिक रूप से विदेशी सामग्रियों की शिपिंग से प्राप्त किया गया था। मैं बाकी का आपकी कल्पना पर छोड़ दूंगा। अब यदि आप उन आलोचकों में से एक हैं जिनके लिए यह विश्वास करना कठिन है कि मेडेलिन कार्टेल इतना समृद्ध था, तो मैं आपको बता दूं कि पाब्लो एकमात्र अरबपति नहीं था जो मेडेलिन कार्टेल के साथ काम करता था। नंबर 9, कैमोरा। जिस संगठन का कोई केंद्रीय प्रमुख नहीं है, वह 4.9 अरब डॉलर कैसे जमा कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आपके सोफे से देना संभवतः कठिन होगा, लेकिन कैमोरा कार्टेल में शामिल लोगों के लिए यह बहुत सरल है। विरासत, सम्मान और संरचना। इटली में स्थापित हुआ और आज भी मौजूद है। कैमोरा कार्टेल की शुरुआत 1600 के दशक में हुई थी। उन्होंने अलग अलग अपराधियों के एक ढीले ढाली गैंग के रूप में शुरुआत की, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वे एक साधारण लक्ष्य, पैसे कमाने के लिए एक साथ हो गए। 1800 के दशक तक नेताओं ने अपराधियों के इस ऑर्गेनाइजेशन की मौजूदा राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इतिहास में इस तरह के एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनने के बाद कैमोरा कार्टेल ने अपना ध्यान धन से सत्ता की ओर करना शुरू कर दिया। अपनी ताकत बढ़ाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप इसे जुआ, तस्करी और जालसाजी जैसे अवैध कामों के साथ जोड़ते हैं तो सरकार आपके पीछे आ जाएगी, और बिल्कुल वही हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैमोरा कार्टेल पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा चुका है, और अब यह इटली में काफी पावर रखता है। नेपल्स में बुरे मैनेजमेंट प्रणालियों पर इसकी बुरी पकड़ है। 400 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह बहुत बुरा नहीं है। नंबर 8, सिनालोआ कार्टेल। ड्रग्स का बिजनेस एक कमाई वाला बिजनेस है, यह बात हर कोई जानता है, यहां तक कि CIA भी। मेडेलिन कार्टेल के आश्चर्यजनक कारनामों के बारे में बात करने के बाद हमने सोचा कि कार्टेल पर प्रकाश डालना उचित होगा, जिसने दुनिया में सबसे बड़े कार्टेल के रूप में अपनी जगह बनाई है। कुख्यात सिनालोआ कार्टेल। आधिकारिक रिकॉर्ड कहते हैं कि यह आपराधिक संगठन सालाना कम से कम 3 अरब डॉलर की कमाई करता है, लेकिन मुझे यह आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से छोटा लगता है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, सिनालोआ कार्टेल वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़े कार्टेल में से एक है, और यह ड्रग्स बिजनेस का 60% नियंत्रित करता है। तो पहला सवाल यह है, ड्रग्स बिजनेस कितना बड़ा है? खैर, आप किससे पूछते हैं वो निर्भर करता है। यह 6.5 बिलियन से 500 बिलियन के बीच है। दायरा इतना बड़ा है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि कितना पैसा बनाया जा रहा है। हालांकि हर कोई एक बात को लेकर आश्वस्त है कि सिनालोआ कार्टेल इसके आधे से अधिक हिस्से का मालिक है और इसे नियंत्रित करता है। कार्टेल एल चापो गुज़मैन द्वारा बनाया गया था, जिसका जीवन एक अलग वीडियो के लिए काफी दिलचस्प है। और यदि आप भगोड़े के प्रशंसक रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने उस आदमी पर कई वीडियो बनाए हैं। वह जेल से और भागते समय कार्टेल को नियंत्रित करने में सक्षम है। भले ही आप उससे नफरत करते हो जो उसने बनाया है, आपको उसके लीडरशिप गुणों का सम्मान करना होगा। नंबर 7, नद्रंघेटा। इसमें कोई शक नहीं है कि इटली का आपराधिक संगठन के साथ लंबा रिश्ता रहा है, और यह सिर्फ हॉलीवुड की बात नहीं है। आपने शायद उनके बारे में नद्रंघेटा के रूप में नहीं सुना होगा, लेकिन वे इटालियन माफिया के इंटरनेशनल नेटवर्क के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। और वे कितना कमाते हैं? कागजों के हिसाब से 4.5 बिलियन डॉलर। लेकिन एक बार फिर मुझे लगता है कि यह शायद कम है, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। नद्रंघेटा एक इटालियन गैंग है जिसे 19वीं शताब्दी में कैलाब्रिया में स्थापित किया गया था। उनके व्यापार का प्रमुख हिस्सा कोकीन था, और अब भी है, और पिछले कुछ वर्षों में वे यूरोप के सबसे बड़े कोकीन तस्करों में से एक बन गए हैं। हालांकि
ये वहां खत्म नहीं होता है। जो बात इस संगठन को बहुत विशेष बनाती है वह यह है कि वे दूसरे आपराधिक संगठनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। अक्सर वे हिंसा का रास्ता अपनाने से पहले समझौता चुनेंगे। इसने उन्हें दुश्मनों के बजाय दोस्त बना दिया है और साथ ही कानून एजेंसियों के लिए मामलों को सुलझाना कठिन बना दिया है। हाल के दिनों में 200 साल पुराने आपराधिक संगठन ने मनी लॉन्ड्री में प्रवेश किया है। अपने अंतहीन धन को साफ करने के लिए कानूनी बिजनेस लीगल में पैसा निवेश किया है। यदि आपके पास एक स्टार्टअप का आइडिया है और आपको उनके पैसे लेने से कोई आपत्ति नहीं है तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। नंबर 6, यामागुची गुमी। आपने यामागुची गुमी के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आपने याकुजा के बारे में जरूर सुना होगा। वे जापान के इटालियन माफिया के जैसे हैं और जैसे कैमोरा इटालियन माफिया का एक हिस्सा है, वैसे ही यामागुची गुमी जापानी याकुजा का एक हिस्सा है। तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। जो कोई भी जापान में याकुजा को जानता है वह जानता है कि वे दुनिया के सबसे सैद्धांतिक आपराधिक संगठनों में से एक हैं। वे इतने सख्त हैं कि यदि आप उनके किसी नियम या कानून को तोड़ते हैं तो आपसे युबित्सुम नामक एक कठिन परीक्षा से गुजरने की उम्मीद की जाती है, जिसका व्यावहारिक रूप से मतलब है कि आपको यह साबित करने के लिए कि आप कितने दुखी हैं, आपको अपनी छोटी उंगली काटनी होगी। याकुजा छत्र छाया के तहत सबसे बड़ा सिंडिकेट यामागुची गुमी है और इसकी स्थापना 1916 में हारुकिची यामागुची द्वारा की गई थी। आज उनके पास कम से कम 20,400 सक्रिय सदस्य और 18,600 दूसरे मेंबर्स हैं। उनका अधिकांश पैसा जबरन वसूली, जुआ, सेक्स बिजनेस, हथियार और नशीली दवाओं की तस्करी, शेयर बाजार में हेरफेर और इंटरनेट पोर्नोग्राफी से आता है। ऐसा कहा जाता है कि सिंडिकेट सालाना कम से कम 6.6 अरब डॉलर की कमाई करता है। निस्संदेह मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक है। नंबर 5, सोलनत्सेव्स्काया ब्राथवा। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रूस का अपना माफिया है। सोलनत्सेव्स्काया ब्राथवा रूस में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली माफिया है और अनुमानित सालाना कमाई 8.5 बिलियन डॉलर है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर ड्रग डीलिंग तक शायद ही ऐसा कुछ हो जो ये रूसी माफिया न करते हो। आपका यह कहना गलत नहीं होगा कि पाई पाई में उनका हाथ है याकुजा के विपरीत, जो अनुशासन के साथ काम करते हैं। इस संगठन में सब कुछ अलग है। गैंग में 9,000 मेंबर्स हैं जो 10 अलग अलग लगभग स्वतंत्र ब्रिगेड में विभाजित हैं, जो कमोबेश अपने दम पर काम करते हैं। हालांकि जब उन्हें एक साथ काम करना होता है तो वे अपने संसाधनों को एक साथ लाते हैं और ठीक वैसा ही करते हैं। उनके पैसे की देखरेख 12 आदमियों की एक कमेटी द्वारा की जाती है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नियमित रूप से मीटिंग करते हैं। अक्सर अपनी मीटिंग को उत्सव के अवसरों के रूप में छिपाते हैं। और आपने सोचा कि आपकी सोच वास्तविकता से अधिक अजीब है। नंबर 4, डी कंपनी। जब पेशेवर अपराधी की सूची सामने आती है तो कितने लोग भारत के बारे में बात करते हैं? कितने? मैं सोच रहा हूं शायद कोई नहीं। शायद यह रिसर्च की कमी है या शायद इसलिए कि ज्यादातर लोग देखने की जहमत नहीं उठाते। किसी भी तरह से अगर डी कंपनी आपके रडार पर रहती है तो इससे दाऊद इब्राहिम का नाम आता है, क्योंकि वह वर्तमान में आतंकवाद के समर्थन के लिए FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में 3रे नंबर पर है। उसका आपराधिक संगठन 70 के दशक में मुंबई में बनाया गया था और यह हेरोइन और अफीम भेजने का काम करता था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार अल-कायदा को समर्थन और पैसे उधार देने तक हो गया। आपराधिक संगठन सालाना कम से कम 6.7 बिलियन डॉलर कमाता है और यह रकम सुनी सुनाई है क्योंकि दाऊद अपने ट्रैक को कवर करने में बहुत अच्छा रहा है। अच्छी बात यह है कि चूंकि उसने 1993 के मुंबई बम विस्फोट की साजिश रची थी, इसलिए न तो इंटरपोल, न ही CIA और न ही FBI उसे ढूंढ पाई है। वह अभी भी परछाई के पीछे से अपने आपराधिक साम्राज्य को कंट्रोल कर रहा है। नंबर 3, ला कोसा नोस्ट्रा। क्या आपने द गॉडफादर का साउंड ट्रैक सुन सकते हैं? मैं सुन सकता हूं। जब आपराधिक संगठनों की बात आती है तो शायद ही कोई ऐसा हो जो कोसा नोस्ट्रा जितना लोकप्रिय और प्रशंसित हो, जिसे अक्सर माफिया के रूप में जाना जाता है। गैंग की शुरुआत 1800 के दशक में सिसिली, इटली में हुई थी। इसकी शुरुआत एक जेल गैंग के रूप में हुई थी, जिसमें उसी संरचना और मूल्यों की झलक थी जो आधुनिक माफिया में अभी भी मौजूद है। इन वर्षों में कोसा नोस्ट्रा जेलों और गांवों से सत्ता से बहुत आगे चले गए थे। कुछ हद तक उस समय की राजनीति को हिलाने की पावर रखते थे। उन्होंने हत्याओं और अन्य प्रकार की तोड़फोड़ को अंजाम देने के लिए विरोधी सरकारी गुटों के साथ मिलकर काम किया। फिर पागल तानाशाह मुसोलिनी सत्ता में आया और माफिया के लिए भी बहुत हिंसक साबित हुआ। इसीलिए वे अपने काम जारी रखने के लिए अमेरिका और कनाडा भाग गए। जबरन वसूली, जुआ, जिस्म फरोशी, मनी लॉन्ड्रिंग असीमित सूची है। कोसा नोस्ट्रा की गैंग में कम से कम 25,000 मेंबर्स
और 2,50,000 सहयोगी है जिनकी कमाई लगभग $50 बिलियन है। नंबर 2, गल्फ कार्टेल मेक्सिको में सबसे पुराने आपराधिक संगठनों में से एक के रूप में गल्फ कार्टेल इस लिस्ट में अपना स्थान पाने का हकदार है। मेक्सिको में अपने आधार को मजबूती से स्थापित करने के साथ गैंग पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और यहां तक कि यूरोप में भी ड्रग्स की तस्करी करता है। नशीली दवाओं के अलावा वे विशेष रूप से अपने हाई प्रोफाइल अपहरण और बहुत ज्यादा हिंसा के लिए जाने जाते हैं। ऐसा लगता है कि हर चीज में उनका हाथ है। वे हर एक आपराधिक चीज पर हाथ रख रहे हैं जिस पर वे अपना हाथ रख सकते हैं। सिनालोआ सहित सभी कार्टेलों में से उन्हें नशीली दवाओं विरोधी एजेंसियों के हाथों सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है और फिर भी वे बच गए हैं। आज उनकी कीमत अभी भी लगभग $9.9 बिलियन है, जो मुख्य रूप से मेक्सिको से संचालित होने वाले सबसे अमीर आपराधिक सिंडिकेट में से एक है। नंबर 1, द ट्रायड्स। ट्रायड्स लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाला सबसे बड़ा, सबसे भयानक आपराधिक संगठन है। वे हांगकांग, मकाऊ और ताइवान से संचालित होते हैं, लेकिन उनका विस्तार दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका और रूस तक हो गया है। उनका प्रमुख बिजनेस मानव तस्करी है और वे सालाना कम से कम 1 लाख लोगों को दुनिया भर में ले जाते हैं। यह पागलपन है। अन्य आपराधिक गतिविधियां जो वे चलाते हैं उनमें शामिल हैं नशीली दवाओं का परिवहन, धमकाना और अपराध के अन्य प्रकार जो उनकी पसंद से मिलते हैं। वे अधिकतर बिखरे हैं और यही कारण है कि उन्हें पकड़ना इतना कठिन रहा है। ट्रायड के कम स्तर सदस्य को आसानी से बोझ समझ लिया जा सकता है। उन्होंने बहुत अधिक स्वतंत्रता की अनुमति दी और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि उनका पैसा कैसे चलता है। हम बस इतना जानते हैं कि उनके पास इसका ढेर सारा पैसा है। कुछ ने कहा है कि $13 बिलियन और अन्य ने बड़ी संख्या की ओर इशारा किया है, लेकिन संगठन कितना ढीला और गुप्त है इसके बारे में किसी को कभी पता नहीं चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर एक वीडियो पर क्लिक करें और मैं आपको वहां मिलता हूं।